पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिक्स स्टैंडिंग चार्जेस। आई होप यू हैव सीन माय फर्स्ट 2 पार्ट्स, जिससे कि आपको ये थर्ड पार्ट समझ में आ जाए। मैंने आपको 5 वर्किंग नोट्स लिखवाए थे मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने के लिए। उसमें से फर्स्ट है स्टैंडिंग चार्जेस। तो स्टैंडिंग चार्जेस में सबसे पहले हमें खर्चा तो पता होना चाहिए, चार्जेस हैं कितने। स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड, ऐसा खर्चा जो फिक्स्ड है। वो फिक्स खर्चे को मुझे पर आवर निकालना है। मेरा फोकस क्या है यहाँ पे, पर आवर। तो मुझे उसे टोटल आवर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये टोटल आवर्स क्या हैं, कैसे आएंगे, पूरे साल के, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये एक नई कैलकुलेशन है, इसको स्टेप 2 में समझेंगे। सबसे पहले खर्चा निकालेंगे। खर्चा को टोटल आवर से डिवाइड कर देंगे। कौन से आवर्स हैं, ये होंगे मेरे प्रोडक्टिव आवर्स। भाई जो आवर्स मेरे प्रोडक्टिव रहे हैं, जिसमें मैंने प्रोडक्शन किया, मैं वही तो लूँगा। जिसमें मैंने काम ही नहीं किया, मेरे अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं, वो तो मेरे लिए इररेलेवेंट है, तो मैं उनको हटा दूंगा। तो ये टोटल आवर्स कौन से होंगे, प्रोडक्टिव। ठीक है, तो बहुत इजी है। टोटल खर्चा जितना होगा, स्टैंडिंग फिक्स्ड खर्चा, वेरिएबल नहीं फिक्स्ड, उसको टोटल आवर से डिवाइड कर देंगे जो कि प्रोडक्टिव हैं। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो स्टेप 2 में समझेंगे, बट अभी तक के लिए ये पता चलेगा कि करना क्या है। इसके बाद मेरे फिक्स खर्चे हो कौन से सकते हैं, रेंट हो सकता है, लाइटनिंग हो सकता है, सुपरविजन, इंश्योरेंस। इनको कैलकुलेट करने का तरीका हम सीख चुके हैं, किसमें, इक्विटेबल बेसिस पे। ठीक है, और भी कोई खर्चा हो सकता है जिसको हम इक्विटेबल बेसिस पे जज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, उनकी सैलरी जो है वो दी होगी डायरेक्ट। बहुत सारे खर्चे तो ऐसे होंगे जिनको जज करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होगी, तो उसको डायरेक्ट उठा लेंगे। जो डायरेक्ट नहीं दे रखी होगी वहाँ पे कौन से लगाएंगे, इक्विटेबल बेसिस। तो यहाँ पे आपको लग सकता है कि मैंने 4 पॉइंट्स ही बोले हैं, बट जब क्वेश्चन आया तो आपके पास शायद 10-15 पॉइंट्स आ जाएंगे। इसका क्वेश्चन अच्छा खासा लंबा बनता है मशीन आवर रेट का, तो आपको घबराना नहीं है, बाकी सबकी वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि 1 to 5 जो मैंने वर्किंग नोट्स लिखवाए थे, उसमें 5th था अदर्स, यानी मिसलेनियस। जो बैलेंसिंग पॉइंट है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन अगर जैसे बहुत सारे ऐसे नए खर्चे आपके सामने आ सकते हैं जो आपको देख के लगेगा शायद वो मिसलेनियस में जाएंगे, मिसलेनियस विल बी हार्डली यूज्ड। नॉर्मली हम गलती ये कर देते हैं कि ऑपरेटर का, अगर मेरे पास ऑपरेटर मैंने कहीं पढ़ा नहीं है और ये नया खर्चा आ गया, तो आई शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू जज इट एज दी फिक्स एक्सपेंस। और फिक्स्ड है तो वर्किंग नोट नंबर 1 में ही आएगा, वो अदर्स में नहीं जाएगा। तो सिर्फ नए के बेसिस पे अदर में नहीं भेजना है, अपना दिमाग लगा के चलना है। ठीक है, तो ये स्टेप 1 तो हो गया, ये तो बहुत ईजी था, इक्विटेबल बेसिस पे ही जज करना है। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो टोटल आवर्स कौन से, प्रोडक्टिव, ये निकालना है प्रोडक्टिव आवर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मेरा यहाँ पे अल्टीमेट गोल है टोटल आवर्स पूरे साल के। लेट्स से मेरा पीरियड जो है वो पूरे साल का है। इट कैन बी एनी अदर पीरियड एज वेल, इट कैन बी मंथ, इट कैन बी वीक्स, कुछ भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के लिए ईयर मान के चल रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कितने दिन हमने पूरे साल में काम किया और कितने साल काम नहीं किया। जो काम नहीं किया वो मेरे लिए इररेलेवेंट है, उसको माइनस करना पड़ेगा। और जो किया है काम, एक दिन में कितना काम किया है, ऐसे ही हर दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास टोटल पूरे साल का आ जाएगा। दिस इज़ प्योर मैथमेटिक्स, कुछ इसमें नया सीखने को नहीं है। तो वही है, यहाँ पे मेरे पास 365 डेज़ होते हैं मान लीजिए साल में। वो 360 भी कह सकता है कि एज्यूम कर लो, वो वीक्स भी कह सकता है, 50 वीक्स लो, जो कि हमारे 52 होते हैं, बट वो 50 भी कह सकता है। तो यहाँ पे 365 डेज़ हैं, जिसमें से मेरे संडेज़ जो होते हैं वो मेरे नॉन वर्किंग होंगे। अगर उसने कहा है कि संडेज़ वर्किंग है तो फिर हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, लेकिन संडेज़ अगर कुछ नहीं कहा है तो संडेज़ को एज्यूम करके चलेंगे कि वो नॉन वर्किंग है। और क्योंकि हमें वर्किंग निकालना है, पहले तो वर्किंग पता करो ना, उसमें उसके बाद कितना प्रोडक्टिव रहा है अनप्रोडक्टिव रहा है वो बात की बात है। तो हमने संडेज़ निकाल दिए। कोई छुट्टी है, मान लीजिए 12 छुट्टियाँ हैं पूरे साल में, दिवाली की छुट्टी है, होली की छुट्टी है, वो सब माइनस कर दिया। उसके बाद ऐसी कोई और चीज़ है जिसमें हमने काम नहीं कर पाए, लेट्स से स्ट्राइक थी 4 दिन, तो वो माइनस कर दी। इसके बाद बचा हुआ मेरा क्या आ गया, वर्किंग डेज़। वो वर्किंग डेज़ वीक्स में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन किया है। अल्टीमेट गोल इज़ टोटल आवर्स पूरे साल के निकालने हैं, आवर्स में आंसर निकालना है। तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे जितना भी आएगा। उसके बाद एक दिन में कितना किया, मैंने आपको बताया था कितने दिन काम किया, उसके बाद एक दिन में कितना काम किया। मान लीजिए एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो 8 घंटे यहाँ पे हो जाएंगे। तो जितनी वैल्यू आएगी इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे टोटल पूरे साल के घंटे आ जाएंगे कि मैंने पूरे साल में कितने घंटे काम किया। अच्छा, वो यहाँ पे भी आपको कह सकता है कि मान लीजिए आपने 8 घंटे तो काम किया, बट इसमें से 1 आवर जो है आपका ब्रेक है, उस ब्रेक को आपको यहाँ से हटाना है क्योंकि वो नॉन वर्किंग है। तो
यूजुअली लंच का केस नहीं दिया होता, अगर कहा भी है तो यहाँ पे फिर मैं 7 आवर्स लूँगा। ये चीज़ समझ में आ गई तो मेरे पास टोटल वर्किंग आवर्स आ जाएंगे। वर्किंग आवर्स, अभी टोटल आप प्रोडक्टिव आवर्स नहीं आए, ये क्या है, ये प्रोडक्टिव आवर्स हैं, ये वर्किंग आवर्स आए हैं। इसमें से कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि ये वर्किंग आवर्स प्रोडक्टिव आवर्स में आ जाए, तो मुझे मेंटेनेंस आवर्स हटाने पड़ेंगे। ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेट्स से 200 आवर्स पूरे साल के एक साथ ही दे दिए, या फिर हो सकता है 5% कह दिया हो कि 5% है, तो वो घटा देंगे। जिस वक्त मशीन की मेंटेनेंस हो रही थी उस वक्त तो कुछ काम नहीं किया ना, तो वो चीज़ तो मेरे लिए प्रोडक्टिव हो नहीं सकती, तो उस चीज़ को हम हटा देंगे। फिर सेटअप आवर्स, मशीन को सेट करने में बहुत सारी ऐसी मशीनरी होती है जिन्हें खोल के दोबारा दोबारा हर बैच के बाद लगाना पड़ता है। हम उसमें सामान निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको दोबारा फिट करेंगे, तो उस बीच जो अनप्रोडक्टिव रहा है, अगर यहाँ पे लिखा है सेटअप आवर्स आर प्रोडक्टिव, यानी मशीन चल रही है और उसमें हम सेटिंग कर रहे हैं, तो दैट विल बी प्रोडक्टिव। अगर उसने मेंशन कर दिया प्रोडक्टिव, तो प्रोडक्टिव जब है ऑलरेडी और मेरा गोल है प्रोडक्टिव निकालने का, तो मैं यहाँ से माइनस क्यों करूँगा। ऑफ कोर्स अगर ये प्रोडक्टिव है तो मैं इसको माइनस क्यों करूँगा, क्योंकि मेरा गोल तो प्रोडक्टिव ही निकालने का है। मुझे वर्किंग को ऐसे सेट करना है कि वो प्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो मुझे एडजस्टमेंट करनी है। इसलिए सेटअप आवर्स वही लेने हैं जो अनप्रोडक्टिव हैं, जो मेरे किसी काम के नहीं हैं, वो माइनस कर दिए और मेरा आंसर क्या आ गया, टोटल प्रोडक्टिव आवर्स। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हमने किया क्या है। हमने पहले दिन गिने जो वर्किंग है, छुट्टियाँ वगैरह सब हटा दी, फिर एक दिन में कितना काम किया वो मल्टीप्लाई किया, तो पूरे साल में कितने घंटे हैं, क्योंकि हमारे पास घंटे जो थे वो दिन के ही थे और हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज थे, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे साल के आ गए, पूरे साल के आ गए। अब ये वर्किंग आवर्स है, इसमें से ऐसे एडजस्टमेंट करनी है मुझे कि प्रोडक्टिव आवर्स आ जाए, तो मेंटेनेंस और अनप्रोडक्टिव सेटअप आवर्स। अगर प्रोडक्टिव है तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो अनप्रोडक्टिव सेटअप आवर्स हैं तो उनको हटा देंगे। अनप्रोडक्टिव सेटअप आवर्स और मेंटेनेंस आवर्स अभी तक हमने जो किए वो टोटलिटी में किए। हो सकता है वो आपको पर डे बेसिस पे दे दे, पर डे मींस मेंटेनेंस आवर्स पर डे और अनप्रोडक्टिव सेटअप आवर्स पर डे। अमाउंट बहुत छोटी होगी, बट स्टिल वो अमाउंट अगर पर डे बेसिस पे देगा, तो क्योंकि हम इन दोनों को वर्किंग आवर्स में से ही माइनस करते थे यहाँ पे, क्योंकि टोटलिटी बेसिस था, टोटल पूरे साल के आवर्स दिए होते थे मेंटेनेंस के या सेटअप आवर्स के, यहाँ पे पर डे में देगा तो हम यहीं पे माइनस करेंगे, यानी मेंटेनेंस आवर पर डे या सेटअप आवर जो कि अनप्रोडक्टिव है पर डे। फिर यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ याद रखने की टोटलिटी में दे रखा है या पर डे बेसिस पे। नॉर्मली टोटलिटी में ही दिया जाता है, पर डे वेरी रेयर है, बट स्टिल मुझे एक पॉइंट डिस्कस करना था कि ऐसे भी दे सकते हैं। मेरे पास स्टेप 1 आ गया, स्टेप 2 आ गया, मैं स्टेप 1 डिवाइड बाय स्टेप 2 कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। एक बार इस प्रोसेस को पूरा देखते हैं। मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, डेज़ और आवर से। ये चीज़ आपको पता ही है, डेज़ और आवर्स में आवर्स क्या होंगे, पर डे दिए होंगे, पर डे दिए होंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पर डे दिए होंगे। और मुझे फिनिशिंग कहाँ करनी है, स्टॉप कहाँ होना जाके, प्रोडक्टिव पे। तो कैसे चले, पहले डेज़ में क्या किया एडजस्टमेंट, 365 डेज़ होते हैं, अनलेस उसमें 360 का हो या फिर 50 वीक्स का हो, उसमें से कहा हो कि 44 वीक्स आपके वर्किंग थे, तो अगर वर्किंग बता दिया है तो फिर वही पिक कर लेंगे। हमें वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मेरा अल्टीमेट गोल है टोटल आवर्स निकालने का, वो भी प्रोडक्टिव। तो पहले वर्किंग आवर्स निकालेंगे टोटल और उसकी में एडजस्टमेंट करके प्रोडक्टिव आवर्स निकालेंगे। तो 13 छुट्टियाँ मान लो थी, उसमें से 52 मेरे संडेज़ थे, अनलेस उसने कहा वीक जो है वो मेरा 50 लेना है, तो फिर मेरे संडेज़ भी कितने होंगे, 50। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरे अगर सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो पूरे साल में 52 टाइम्स रिपीट होते हैं। ठीक है, तो 52 टाइम्स मीन्स कि संडेज़ भी 52 टाइम्स आएगा, मंडेज़ भी 52 टाइम्स आएगा। बाय चांस उसने कह दिया कि सैटरडेज़ भी नॉन वर्किंग है, तो यहाँ पे सैटरडे भी माइनस हो जाएगा। बाय चांस उसने कह दिया कि आपका मंडेज़ भी नॉन वर्किंग था, तो वो भी माइनस हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि मंडेज़ सिर्फ आपके 32 मंडेज़ आपके नॉन वर्किंग थे, तो फिर आप यहाँ पे 32 माइनस करेंगे। अल्टीमेटली पर्पस है कि मुझे वर्किंग डेज़ निकालने हैं, वर्किंग आवर्स निकालने हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आवर्स आ जाएंगे। ये मेरी छुट्टियों का था, स्ट्राइक का, ये और कोई रीज़न की वजह से था। टोटल मेरे 295 डेज़ थे, उसमें से पर डे मेरे पास 8 घंटे थे, जिसमें से मेरा आइडल टाइम लंच का 1 घंटा था, तो मैंने 7 आवर ले लिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा टोटल वर्किंग
आवर्स आ गया। टोटल वर्किंग आवर्स हो गया जिसमें से 400 मैंने मेंटेनेंस के माइनस कर दिए एंड सेटअप जो मेरे अनप्रोडक्टिव थे, यहाँ पे वो लिख के देगा प्रोडक्टिव आपके 30 थे एंड अनप्रोडक्टिव आपके 90 थे। तो आपको सिर्फ 90 को चूज़ करना है, प्रोडक्टिव तो करना ही नहीं क्योंकि प्रोडक्टिव तो निकालने हैं और अगर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो मैं उसको माइनस क्यों करूँगा। क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। मेरे पास वर्किंग आवर्स जो थे 24 थे, जब वर्किंग आवर्स दे ही दिए, टोटल वर्किंग आवर्स दे ही दिए 24 आवर्स पूरे साल के, और उसमें से मेंटेनेंस बता दी 10% है, तो मेंटेनेंस माइनस कर देते हैं हम, तो मेरा ये आ जाता है। स्टेप दोबारा देख लो, नहीं याद है तो टोटल वर्किंग आवर्स निकल गए, उसमें से मेंटेनेंस माइनस करते हैं। तो ये कहाँ माइनस होता है मेंटेनेंस, यहाँ पे, क्योंकि टोटल वैल्यू दे रखी है। तो हम यहाँ पे टोटल वैल्यू लेंगे, 2400 में से 240 माइनस कर दिया, मेरा आंसर आ गया। केस बी है, मेरे पास 13 हॉलीडेज़ थी, 8 घंटे में दिन में काम करता था और मेंटेनेंस मेरा 10% है, तो 365 में से 13 माइनस करेंगे एंड 52 तो लाजमी है माइनस करना संडेज़ का, और कुछ ना कहो तो संडेज़ तो कम से कम माइनस करेंगे। तो ये मेरे आ गए डेज़। पर आवर कितना है मेरा, पर डे कितना है, पर डे मेरा है 8 आवर्स। तो टोटल आवर्स आ गए मेरे वर्किंग, ये वर्किंग है, इसमें से मेंटेनेंस माइनस कर दिया तो ये आ गए मेरे प्रोडक्टिव। ये स्टेप 2 चल रहा है, ध्यान रखना। स्टेप 1 में मेरे खर्चे थे रेंट वगैरह के, जो कि हमने इक्विटेबल बेसिस पे जज करना है। तो जब मैं स्टेप 1 को स्टेप 2 से डिवाइड कर दूंगा, यानी 2160 से या 2160 जो ऊपर वाला था अलग अलग केसेस में, तो मेरा आंसर आ जाएगा मशीन आवर रेट का वर्किंग नोट नंबर 1 के लिए। थर्ड पार्ट में नई चीज़ ऐड कराई है कि 4 आवर वर्किंग है सैटरडेज़ में। तो यहाँ पे मेरे पास 13 हॉलीडेज़ हैं जो सैटरडे एंड संडे को नहीं पड़ रही। कोई भी चीज़ अगर संडे को पड़ती है तो संडेज़ तो हम ऑलरेडी 365 में से माइनस करते हैं ना, तो यानी वो डुप्लीकेट हो गया। तो उस केस में मैं उस हॉलीडे को काउंट नहीं करूँगा जो संडे पे पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे एक फेस्टिवल है जो संडे को पड़ रही है, तो यानी 52 तो ऑलरेडी माइनस हो रहा है, तो उसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसने सैटरडेज़ क्यों मेंशन किया, क्योंकि उसने सैटरडेज़ को कहा है कि 4 आवर्स जो है वो वर्किंग है सैटरडेज़ को, तो इसने इसलिए अलग से मेंशन कर दिया कि वो सैटरडेज़ को भी नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 365 माइनस कितनी छुट्टियाँ होंगी, टोटल 14 है, लेकिन 1 को तो कंसिडर करना ही नहीं है, तो 13 माइनस संडेज़ तो माइनस करते ही हैं। यहाँ पे हम सैटरडेज़ भी माइनस करेंगे, क्योंकि सैटरडेज़ में हम इसे 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 8 आवर्स जो है वो सिर्फ संडे के लिए है, सैटरडेज़ के लिए अलग से 4 आवर्स वर्किंग है। तो जो सैटरडेज़ है, दिस इज़ सैटरडेज़, इसके लिए 4 है, तो इस सैटरडे को पहले यहाँ से तो हटाओ, वरना वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने नई चीज़ बताई है 90% कैपेसिटी। तो ये पूरा जितना भी हो रहा है, जितने ही मेरे टोटल आवर्स आए हैं पूरे साल के, ये 90% कैपेसिटी पे चल रहा है। आइदर यू मल्टीप्लाई इट विद 90% और यू सब्ट्रैक्ट 10% फ्रॉम इट, तो वो 90% वैल्यू ही आ जाएगी। ये प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं है, पर इतनी चीज़ मैं बतानी थी कि मेंटेनेंस से पहले होता है जो भी एडजस्टमेंट होती है कैपेसिटी की, फिर उसके बाद 10% उसकी मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस हम कर लेंगे। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, ये आई 1984 प्लस मेरी आई है 208। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 90% से, तो मेरी जो वैल्यू आई वो टोटल वैल्यू आई मेरी 1973। आप 10% माइनस करके भी देख लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह -10% करके देखोगे तब भी वो 1973 आएगा, और उसमें से 10% मेंटेनेंस माइनस करी, मेरा आंसर आ गया 1775 आवर्स। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2 है। मैंने आपको वर्किंग नोट नंबर 1 में ये बताया था कि स्टेप 1 डिवाइड बाय स्टेप 2, उसके जब क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तब हम सीख लेंगे। तो डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 2 था, इसे हम एसएलएम के बेसिस पे, अभी मैं लिख के इसे काटूंगा इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है। एसएलएम के बेसिस पे होता है कॉस्ट, जितना मेरी मशीन है उसको इंस्टॉल करने में जितनी कैपिटलाइजेशन हुई। मान लीजिए मेरी 1 लाख की मशीन है और उसको 10,000 तो लगाने में ही लग गए, तो मेरी कॉस्ट कितनी पड़ी, 1.1 लाख। उसमें से मेरा पैसा जो बिक के मिलेगा मुझे, जो मुझे बेचने पे मिलेगा यूज़फुल लाइफ के एंड पे, वो मेरी सैलवेज होती है, वो माइनस करेंगे, एसएलएम तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और डिवाइड बाय यूज़फुल लाइफ। यहाँ पे मैंने वर्ड ऐड कर दिया इफेक्टिव यूज़फुल लाइफ, एंड व्हेन आई से इफेक्टिव यूज़फुल लाइफ दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द आवर्स हियर नाउ। यूज़फुल लाइफ हमेशा ईयर्स में दी होती है, यहाँ पे हमें आवर्स में लेनी है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू, एंड हम इसको एसएलएम को काट के लिख देते हैं, मशीन आवर रेट बेसिस डेप्रिसिएशन।
मशीन आवर रेट में जो हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन वो एसएलएम ही होती है, बट वो एसएलएम में हम ईयर्स में लेते थे, हम यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू लेंगे आवर्स में। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे 10 साल की यूज़फुल लाइफ थी एंड हर साल का अभी हम टोटल एनुअल वैल्यू निकालते हुए आ रहे हैं। प्रोडक्टिव पूरे साल की निकल रही थी ना, पूरे प्रोडक्टिव साल की कितनी, मान लो 2000 निकली, तो ये मेरा 20,000 आवर्स मेरे 10 साल के आ गए। तो इसे कहते हैं यूज़फुल लाइफ इन आवर्स, और इसको हम कहते हैं मशीन आवर रेट बेसिस। सेम ही होता है, इसको एसएलएम भी बोल सकते हैं बट आवर्स। ठीक है, तो मेरी कॉस्ट 1 लाख दे रखी है, इंस्टॉलेशन सैलवेज मेरी 15,000, यूज़फुल लाइफ 10 ईयर्स एंड मेरी वर्किंग जो है जो कि प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो दे रखे हैं 2000। ये एनुअल है, अगर कुछ नहीं कहा है तो एनुअल है, तो यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला पूरे 10 साल के घंटे आ जाएंगे। तो वही कि हमने 1 + 0.1 माइनस 0.15 और ये आ गए। सिंस ये लैक्स में वैल्यू थी तो इसलिए मैंने लिखा है कि लैक्स में ही लेनी है, तभी 4.7 आएगा, अदरवाइज़ वो पॉइंट में कुछ आ जाएगा आंसर। हमें लैक्स में पूरी वैल्यू कंसीडर करनी है और उसके बाद 4.7। ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखा था, आपको पूरा 1 लाख 10,000 15,000 पूरा लिखना है। तो डेप्रिसिएशन इतना हार्ड नहीं था, मेरे 2 शेड्यूल पूरे हो गए। मैं तीसरा शेड्यूल है पावर का। पावर में हमने यूजली देखा है कि हमारा बिल आता है इतने, हम पूछते हैं ना 1 घंटे में कितनी बिजली फूकी, वो होती है हमारी यूनिट, और यूनिट का दाम होता है। तो जैसे कि मेरे पास 10 ऑरेंजेस है, एक ऑरेंज का दाम 5 रुपये है, तो 10 ऑरेंजेस 50 रुपये के आ जाएंगे। वही मेरी एक यूनिट, मेरी कितनी यूनिट फूकी और एक यूनिट का दाम कितना है, वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। कंजम्पशन पर आवर, यानी 1 घंटे में कितनी बिजली फूकी। इसको ना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में ना पढ़ के हम ये पढ़ सकते हैं, 1 घंटे में कितनी बिजली फूकी। 1 घंटे में जितनी बिजली फूकी वो यूनिट्स में होगी, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रेट्स आपको दिया हुआ होगा, लेट्स से 5.70 रुपये, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मुझे तो हर चीज़ आवर्स में निकालनी है क्योंकि मेरे सारे शेड्यूल पर आवर हैं। ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हर चीज़ पर आवर है। जैसे हम वर्किंग नोट नंबर 1 में कर रहे थे, स्टेप 1 डिवाइडेड बाय स्टेप 2, वही कर रहे हैं। टोटल खर्चा ये रहा ऊपर। खर्चा कैसे निकलेगा, पूरे 1 घंटे में कितनी बिजली फूकी, 1 यूनिट कितने की थी, ये आया 1 घंटे का सवाल। ऐसे ही पूरे साल में कितने घंटे हैं वो यहाँ से निकले, जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे साल के घंटों से तो ये खर्चा किसका आ जाएगा, पूरे साल का, यानी एनुअलाइज खर्चा आ जाएगा। जब एनुअलाइज खर्चा आ गया उसे डिवाइड कर देंगे प्रोडक्टिव से, वर्किंग नोट नंबर 1 की तरह। ये स्टेप 2 था, और स्टेप 2 तो हमें आता ही है निकालना, अभी सीख के आए हैं पीछे। तो स्टेप 1 में खर्चा, स्टेप 2 में प्रोडक्टिव आवर्स। बट मैंने यहाँ पे एक नई चीज़ एस्ट्रिक लगाई। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि देखो, जब मैं मशीन सेटअप कर रहा होता हूँ तो उसमें हो सकता है कि मैं बिजली यूज़ कर रहा हूँ एंड बिजली ना भी यूज़ कर रहा हूँ। तो जब पावर यूज़ हो रही है तो उसका बिल तो आएगा ही ना, और ऊपर मेरा बात हो रही है खर्चे की। एक्सपेंसेस में तो जब मेरी बिजली चल रही है तो खर्चा तो मेरा कंसीडर होगा ना। बिजली वाले थोड़े ना कहेंगे कि हमें प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव क्या चीज़ है, उन्हें तो मतलब ही नहीं है उससे। उन्हें मतलब है कि बिल आएगा नहीं आएगा। बिल में तो, बिल स्टेटमेंट में तो आपका पूरे साल की स्टेटमेंट जो होती है या मंथली होती है उसमें तो आपका आ ही जाएगा ना कि आपने मशीन जो चलाई है सेटअप आवर्स में, यानी जब आप उसे सेट कर रहे थे तो उस वक्त आपने बिजली यूज़ करी तो खर्चा दो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर पावर इज़ यूज्ड तो आप माइनस नहीं करेंगे। माइनस का मीनिंग समझो, जब आप माइनस कर रहे हो तो आप कह रहे हो इस पर मैं बिल नहीं दूंगा। अगर आपने पावर यूज़ कर ली तो खर्चा तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा। क्या माइनस नहीं होगा, व्हेन पावर इज़ यूज्ड। अगर पावर यूज़ नहीं हुई है तो आप उस पर बिल क्यों देंगे, बिल क्यों देंगे। अगर सेटअप आवर्स में आपने बिजली बंद करके फिर सेट की मशीन को तो पावर यूज़ ही नहीं हुई। पावर यूज़ ही नहीं हुई तो फिर वो आपके टोटल आवर्स में कंसीडर नहीं होनी चाहिए, तो उस पर आप बिल नहीं देंगे, यानी खर्चे में नहीं लेंगे उसे। तो इसलिए हम यहाँ पे सेटअप आवर्स सिर्फ वो माइनस करते हैं जिसमें पावर यूज़ नहीं हुई है, दैट मीन्स नो पावर इज़ यूज। अगर पावर यूज़ हुई है तो उसका हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट लाइक नीचे हम यहाँ पे प्रोडक्टिव का कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पावर अगर यूज़ हो रही है तो हम उसका कुछ नहीं करेंगे, यानी माइनस नहीं करेंगे। और नीचे के केस में तो हम प्रोडक्टिविटी बेस्ड लेते हैं, तो इसलिए मैं ये 2 चीज़ों को यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ कि यहाँ नीचे वाले में लेंगे अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव, जिसमें प्रोडक्टिव को क्या करते हैं इग्नोर, और ऊपर में लेते हैं पावर और नो पावर, जिसमें पावर को हम क्या करते हैं इग्नोर और नो पावर को कंसीडर करते हैं माइनस के लिए। लॉजिक समझ में आया क्वेश्चन का, बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रखा होता है और फिर वो आपको दिक्कत देता है समझने में। तो फटाफट से इसका क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 10 यूनिट खर्च की हुई हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में 10 यूनिट, 1 यूनिट का दाम 4 रुपये, तो टोटल बिल 1 घंटे कितने का आएगा 40 रुपये का। दिस इज़ आवरली बिल, जो कि नहीं बनता है बट
खर्चा तो इतना ही बनता है उसका। दूसरा पार्ट है 20 यूनिट पर आवर फूक रही है, उसमें से रेट दे रखा है 570 पर 100 यूनिट। पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड। आप अपने आप सोचो 570 रुपये पर यूनिट कौन सी बिजली होगी, कोई भी नहीं। तो उसे 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 5.7 ये चीज़। तो पर का मतलब होता है डिवाइड, उस यूनिट को डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली और मेरा आ जाएगा आंसर 5.7। बट इसको 57.7 को मत कंसिडर करो, इसी ओपन फॉर्म को लिख दो वहाँ पे। आप 5.7 भी ले सकते हैं, बट आप इसे ओपन फॉर्म को ही लिख दो वहाँ पे, तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस कॉम्प्लिकेट करने के लिए कहेगा 5700 पर 1000 यूनिट। तो भाई कुछ भी लिख ले तू, पर का मतलब मुझे पता है, मुझे डिवाइड करना है। एस्टिमेटेड आवर्स दे रखे हैं मुझे 2200, जिसमें से मेंटेनेंस है इतने। तो प्रोडक्टिव कितने होंगे, सेटअप को माइनस करने के बाद ये मुझे अलग अलग केसेस में कैलकुलेट करना है। पहला केस है जब मेरे प्रोडक्टिव आवर्स होंगे, यानी अपॉन में क्या चीज़ जज होती है, प्रोडक्टिविटी, एंड ऊपर में क्या जज होती है, पावर और नो पावर। तो पहला केस है प्रोडक्टिव है, सेटअप आवर्स एंड पावर यूज़ हो रही है। ठीक है, तो केस बनता है पहले वाला, ये 20 यूनिट पर आवर थी। ठीक है, ये रेट था, मैंने इसे ओपन फॉर्म में लिख दिया। आप समझने के लिए इसे 5.7 समझ के चलें, यानी हम यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ सब में सेम है, इसमें कोई नया नहीं है। ठीक है, लेकिन ऊपर क्या चीज़ यूज़ होती है, पावर और नो पावर। तो 2200 मेरे एस्टिमेटेड आवर्स थे, जिसमें से 200 मेरे मेंटेनेंस थे, ये तो दोनों जगह आएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे क्या सेटअप पावर आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या था, पावर यूज़ हो रही थी। पावर यूज़ हो रही तो बिल देना पड़ेगा, तो माइनस नहीं कर सकते, नहीं तो बिल कम आ जाएगा, आपको बिल देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी अनप्रोडक्टिव है या प्रोडक्टिव है तो हमें माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं, इग्नोर करो। क्यों, क्योंकि प्रोडक्टिव है तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, और मेरा अल्टीमेट पर्पस तो क्या है, प्रोडक्टिव ही निकालना है। तो आंसर आ गया 114। सेम तरीका है, ये पता ही है आपको, लेकिन इसमें क्या कह दिया आपको, नो पावर है तो इस पर बिल क्यों देंगे, तो 5% ऑफ 2000 ये रहा, इसका 5% सेटअप आवर्स माइनस हो जाएंगे, बट नीचे कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्टिल प्रोडक्टिव है। तो आंसर ये आ गया। बचे हुए दो केसेस आप समझ सकते हैं कि किस किस में क्या होगा। अनप्रोडक्टिव आ गया तो नीचे से माइनस होगा, बट पावर यूज़ हो रही है तो बिल देना पड़ेगा। एंड इस केस में पावर भी यूज़ नहीं हो रही और अनप्रोडक्टिव भी है, तो ये आ जाएगा। बहुत इजी है समझना, कितना भी कॉम्प्लिकेट कर ले आईसीआई, हमें तो तरीके आते हैं, हम पढ़ के करेंगे, हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 4 और 5 बहुत छोटे छोटे हैं। इसमें क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस था। वर्किंग नोट नंबर 4 है, मैंने बताया था आपको। तो इसे लेंगे इफेक्टिव आवर्स में ही सिर्फ। क्या मतलब है, रिपेयर्स का खर्चा डायरेक्ट दे दिया, 14,000 पर मंथ है 5 मशीनों के लिए। मैंने आपको क्या पीछे एक चीज़ बताई थी कि हम जितना भी चीज़ करेंगे वो मशीन वाइज करेंगे, हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो मशीन वाइज कर रहे हैं। अगर उसने 5 मशीन कही है, नहीं मुझे 1 मशीन का ही चाहिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 5 मशीन का खर्चा 14,000 है, तो 1 मशीन का कितना होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मशीन का आ जाएगा। ये पर मंथ है, तो पूरे साल का कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। और मुझे पता है खर्चा डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव आवर्स, ये तो हम शेड्यूल 1 में भी किया था और इससे पिछले शेड्यूल में भी किया था। तो डिवाइडेड बाय 2000, इफेक्टिव ही दे दिया डायरेक्ट, इफेक्टिव मतलब प्रोडक्टिव, वही दे दिया डायरेक्ट। तो 16.8 डायरेक्ट। तो ये चीज़ मैंने बस यहाँ पे नहीं बताई कि यहाँ पे हमें सिर्फ पर मशीन लेना है, बाकी वही है खर्चा कैसे निकालना है। खर्चा निकालने के तरीके अलग अलग थे। फर्स्ट में फिक्स्ड को निकालने का तरीका अलग था, पावर को निकालने का तरीका अलग था, डेप्रीसिएशन को निकालने का तरीका अलग था। डेप्रीसिएशन में ऑलरेडी नीचे क्या होता है, यूज़फुल लाइफ, उसे हम आवर्स में लेते हैं, तो वो भी यही था, डेप्रीसिएशन का खर्चा डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। तो फॉर्मूला यही यूज़ हो रहा है, खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, कुछ नया नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो जो ये मशीन आवर रेट जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको देख के जो डर जाते हैं उनको बस इतना याद रखना चाहिए कि हम सब कुछ पर मशीन कर रहे हैं एंड खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स कौन से, प्रोडक्टिव। एंड छोटी छोटी चीज़ें तो मैंने आपको समझा ही दी इसमें। वर्किंग नोट नंबर 5 मिसलेनियस है, इसे हम इक्विटेबल बेसिस पे ही जज करेंगे, यानी खर्चा डिवाइडेड बाय आवर्स, यही चीज़ मैं लिखी, इक्विटेबल बेसिस जो ऊपर वाला होगा एंड प्रोडक्टिव आवर्स के बेसिस पे हम जज करेंगे इसको, उसको निकाल लेंगे। पांचों जब मेरे आंसर आ जाएंगे तो मेरा आंसर कुछ ऐसा लगेगा। फिक्स का मैंने आंसर निकाला नहीं था आपके लिए, ठीक है, तो फिक्स का आंसर जो भी आया होगा, बट सेकंड का आंसर था मेरा इतना, चेक करना अगर आपने नोट किया है तो। थर्ड का ये था,
फोर्थ का आया था एंड फिफ्थ का हमने कोई केस लिया ही नहीं था, बट जो भी आएगा बाई चांस कोई दे दिया तो हम उसे यहाँ कंसीडर कर लेंगे। हर नई चीज़ को अदर्स में नहीं डालना है, पहले चेक कर लो कि क्या वो फिक्स्ड में है, क्योंकि 90% केसेस में ये नील ही जाना है। तो मशीन आवर रेट हमने समझ लिया। इससे पहले मैं कंप्लीट क्वेश्चन में जाऊँ, आई वांट टू डिस्कस विद यू वन ऑपरेटर का क्वेश्चन जो कि मेरा फिक्स्ड वाला है, यानी टोटल डिवाइड बाय प्रोडक्टिव आवर्स, वही करना है। ये फिक्स एक्सपेंस है, ये फिक्स एक्सपेंस का स्पेशल केस में डिस्कस कर रहा हूँ। इक्विटेबल बेसिस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट खर्चा ही दे देगा। जब खर्चा ऊपर का दे ही दिया तो इक्विटेबल नॉन इक्विटेबल करने की ज़रूरत ही क्या है, हमें सिर्फ प्रोडक्टिव से मतलब है, वही यहाँ पे बस करना है कि हमें खर्चे को और प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव को कैलकुलेट करना है। ये चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मशीन वाइज। इसकी क्या वैल्यू है, क्यों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको यहाँ पता लगेगा। टोटल वेजेस जो है वो 60,000 पर ईयर है। क्या एनुअलाइज दे दिए? हाँ दे दिए, बशर्ते मेरा पीरियड भी ईयर ही होना चाहिए। बाई चांस उसने कहा मेरा पीरियड मंथली है और खर्चा दे दिया मुझे ईयरली, तो फिर मुझे मंथली पे लाना पड़ेगा। बाई चांस यहाँ पे कुछ नहीं कहा तो हम ईयरली मान के चलते हैं नॉर्मल केसेस में। वो 2 मशीन अटेंड करता है भाई, वो सैलरी 1 ले रहा है, मशीन वो 2 अटेंड कर रहा है, तो एक मशीन, मैं तो खर्चा मशीन का निकाल रहा हूँ ना, ये मशीन आवर रेट तो मशीन का निकल रहा है, राइट। तो मुझे इस मशीन के हिस्से में कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2 एंड मेरे प्रोडक्टिव आवर्स आ गए 2200 माइनस 200, ये आ गया मेरा आंसर। ये मेरा कहाँ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर के अंदर, ये उसका एक पार्ट बनेगा, ठीक है। ऐसी ऑपरेटर का खर्चा, जो मैंने चीज़ बताई थी ना आपको कि कुछ खर्चे जो 4 पॉइंट लिखवाए थे, उसके अलावा कुछ खर्चों को डायरेक्ट ही वैल्यू दे दी होगी, वो ये वही है। इसका खर्चा डायरेक्ट दे दिया, आपको इक्विटेबल नॉन इक्विटेबल करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे मशीन वाइज एडजस्ट करना पड़ेगा बस, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका, 2 ऑपरेटर हैं जो 6 मशीन को संभालते हैं। यहाँ पे अब ऑपरेटर भी कितने हो गए, 2। हर एक की सैलरी कितनी है, 6,000। मुझे तो ऑपरेटर से मतलब ही नहीं है, मुझे तो मशीन से मतलब है। अगर मैं मशीन वाइज को ध्यान में रखूँ, 6,000 सैलरी जा रही है उसको हर वीक। 4 ऐसे मैकेनिक्स हैं जो एनुअलाइज सैलरी ले, इस लो 4 मैकेनिक्स की तो डायरेक्टली क्या दे दी, एनुअलाइज सैलरी दे दी कितनी, कंबाइंड, वो भी ये नहीं कहा अलग अलग है, कंबाइंड दे दी। 60,000 खर्चा है 4 मैकेनिक्स का। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 ऑपरेटर्स हैं, मुझे मशीन वाइज बस ध्यान में रखना है। 6,000 ईच वीक कितना है, मुझे वीक यहाँ पे लेना है 50, तो 6,000 मेरा पर वीक का खर्चा है। टोटल वीक मेरे कितने हैं, 50। ऑपरेटर मेरे कितने हैं, 2, तो ऑपरेटर 2 हैं, 60,000 सैलरी दे रहे हैं उसको, और 50 मेरे वीक्स हैं, तो एनुअल आ गया, ये एनुअलाइज्ड आ गया। ये ना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, बट मेरा ओवरऑल फार्मूला वही रहना है। अच्छा, मैं पर मशीन निकाल रहा हूँ तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, इससे एक मशीन का आ जाए। ऐसे ही मेरा मैकेनिक का केस है। मैकेनिक के केस में मेरा क्या आएगा, 60,000 डायरेक्टली दे रखा है एनुअलाइज, तो इसलिए मैंने इसे स्टार लगा दिया कि इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कंबाइंड वर्ड लिख दिया एंड इसे 6 से डिवाइड कर देंगे। वो कह सकता था यहाँ पे कि मैकेनिक्स आर वर्किंग ओनली ऑन दी 4 मशीन्स, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करते। फिर 2000 तो मेरा इफेक्टिव दे ही रखा है, डायरेक्ट इफेक्टिव मतलब प्रोडक्टिव, तो मेरा आंसर आ गया 55। वॉज इट ईजी? येस, वेरी इजी। चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको। प्रोडक्टिव आवर्स दे रखे हैं 1800, डायरेक्ट प्रोडक्शन आवर्स दे दिए, यानी प्रोडक्टिव आवर्स दे दिए, ठीक है, डायरेक्ट ही दे दिए। एन ऑपरेटर अटेंड्स अ मशीन, ये थर्ड टाइप का ऑपरेटर में है। पहला था एक ऑपरेटर 2 मशीन, फिर था 2 ऑपरेटर 6 मशीन, यहाँ भी बढ़ाया है, यहाँ भी बढ़ाया। अब क्या कह रहे हैं, एक ही है बट वो अलग अलग जगह पे जाके काम कर रहा है। तो एक ऑपरेटर है जो 1 मशीन अटेंड करता है जब वो सेटअप हो रही है, एंड 3 मशीन अटेंड करता है जब वो ऑपरेशन में है। ये चीज़ वो कह रहा है, सेटअप के वक्त 1 और ऑपरेशन के वक्त 3। पर डे वेजेस उसके हैं 480 पर डे हैं। मुझे हमेशा खर्चा कौन सा चाहिए होता है, खर्चा चाहिए होता है एनुअलाइज्ड। मेरे एक दिन में कितने घंटे हैं, 8 घंटे। ये तो मुझे एनुअलाइज की तरफ इशारा दे रहा है कि एनुअलाइज निकालना है। ऑफकोर्स मेरा खर्चा जो ऊपर होता है दैट इज़ ऑलवेज एनुअलाइज्ड, यानी पीरियड वाइज होता है, वो जो भी पीरियड हो मेरा, डिवाइड बाय प्रोडक्टिव आवर्स निकालने टेंशन नहीं होती, ये ऊपर खर्चा है, इसलिए मैंने एक केस को डिस्कस किया स्पेशली। अदरवाइज मैं कह सकता था इसको कर लो, कुछ क्या ऊपर खर्चा दिया होगा उसको अपने कॉमन सेंस से एडजस्ट कर लो। अच्छा, इसका आंसर आना है ये, डू इट योर सेल्फ, आई डेयर यू, यू पॉज द वीडियो, you do whatever you want to do, just do not see the next part of the video, just pause the video and do it yourself। जो भी चीज़ मैंने समझाई उसके हिसाब से करो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक ही ऑपरेटर है, यानी खर्चा सिर्फ इसी का आएगा। सेटअप के टाइम जो कि 200 आवर्स हैं, जो कि अनप्रोडक्टिव हैं, उस वक्त 200 आवर्स के वक्त कहाँ काम करता है, एक मशीन पे काम करता है। एंड जब मेरे प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं
उस वक्त वो क्या काम करता है प्रोडक्टिव आवर्स के वक्त, 3 मशीन्स पे काम करता है जब वो ऑपरेशंस में होती हैं। ये याद रखना 200 को 800 में से माइनस 1800 में से माइनस नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोडक्टिव है। मशीन वाइज याद रखना, बाकी चीज़ें याद रखना और इसको सॉल्व करो। मीनवाइल आई एम redirecting you to my website where you can find the combined question। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ, इसीलिए लेके जा रहा हूँ जिससे आप ये क्वेश्चन मीनवाइल सॉल्व कर सकें। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, डू नॉट जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम शोइंग नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, जस्ट कंटिन्यू टू सॉल्व योर क्वेश्चन। सो दिस इज़ माई वेबसाइट shivansharma.in। यहाँ पे आप फाइल्स पे क्लिक करेंगे। जब आप फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे पिक्चर्स मिलेंगी। इसमें से एक कंप्लीट क्वेश्चन की है, यू हैव टू जस्ट डाउनलोड दिस पिक्चर एंड इस क्वेश्चन को, ये रहा मशीन आवर रेटा क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन, इसको मैं नेक्स्ट सॉल्व करूँगा, तो ये प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज़ मैंने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है ये, तो आप वहाँ से भी, बट कन्वीनियंट रहेगा आगे के लिए भी दैट यू हैव द सॉफ्ट कॉपी। तो यू गो टू shivansharma.in एंड यू क्लिक ऑन दी फाइल्स एंड यू कैन गेट दी नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स यहाँ से। सो यहाँ पे आते हैं हम, एंड इफ यू रियली वांट टू पे मी, कमेंट करना कमेंट सेक्शन में कि क्या आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, वर यू एबल टू सॉल्व इट, बस मुझे इतना बताओ और सच सच बोलना, मैं उसके अलावा कुछ नहीं मांग रहा। आई एम नॉट आस्किंग फॉर मनी और एनीथिंग, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो फर्स्ट स्टेप मेरा है एनुअलाइज करने का। 1800 था मेरे आवर्स, मुझे खर्चा निकालना है, तो एक दिन का मेरा खर्चा था 480। एक दिन में मेरे कितने घंटे होते हैं, 8 घंटे, 8 घंटे, तो ये आ गया मेरा 1 घंटे का। ऐसे मेरे कितने घंटे हैं, 1800 घंटे, तो ये मेरा आ गया एनुअलाइज्ड, ठीक है। ये तो था मेरा 3 मशीन के लिए, तो इसलिए मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब वो ऑपरेशंस में था, प्रोडक्टिव था, तो वो 3 मशीन से काम कर रहा था। लेकिन जब वो सेटअप में था तो 1 मशीन से काम कर रहा था। 200 घंटे उसने पूरे साल में सेटअप टाइम में गुजारा है 1 मशीन पे, और वहाँ पे उसे टोटल एनुअलाइज खर्चा कितना है, 480 डिवाइडेड बाय 8, उसे पर आवर 60 मिल रहा था। एंड उसके ऐसे टोटल 200 आवर्स थे 1 मशीन पे, एंड 1800 तो हम ऑलरेडी प्रोडक्शन के लिए यूज़ ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे 200 माइनस नहीं करना था, जी मैंने जाते हुए बताई थी। ओके, दिस इज़ द कंप्लीट क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन डाउनलोड कर लिया है, वेल एंड गुड, नहीं किया तो मैंने यहाँ पे स्टिल लिखा हुआ है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है इतनी, इंस्टॉलेशन प्लस करेंगे, स्क्रैप माइनस करेंगे, यूज़फुल लाइफ 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ तक तो SLM दिख ही रहा है, बट इस SLM को मशीन आवर रेट बेसिस पे करेंगे, तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, इसे 10 को प्रोडक्टिव आवर्स से। तो प्रोडक्टिव आवर्स से करेंगे, यानी 10 साल के टोटल प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं वो निकालना है, तो 1 साल के प्रोडक्टिव आवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे 10 को, तो वो मशीन आवर रेट वाला बेसिस बन जाता है फॉर्मूला। तो कितने वर्किंग वीक्स है, 50, जिसमें 40 क्या है पर वीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 44। एक वीक में हम 44 आवर काम करते हैं, और वैसे ऐसे मेरे 50 वीक्स हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि अगर मुझे संडेज़ की छुट्टी कंसीडर करनी पड़ती तो मुझे 50 कंसीडर करनी पड़ती, ठीक है। मेंटेनेंस मेरे 200 हैं, इसमें से 200 माइनस करेंगे, एंड सेटअप 5% माइनस करने नहीं करने ये मेरे केसेस आगे आएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा 1% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, तो ये मेरा कहाँ का होगा, ये मेरा फिक्स्ड खर्चा होगा, जो मेरा फिक्स्ड ऊपर का खर्चा शेड्यूल 1 में बनता है ना, वर्किंग नोट नंबर 1 में, वो चीज़ है ये। पावर कंजम्पशन 20 है, रेट दे रखा है 570 डिवाइड बाय 100, इसे पढ़ेंगे ऐसे ही, मैंने बताया था पर का मतलब रिपेयर डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट नंबर 4 का था, इसको डिवाइड कर देंगे सिर्फ प्रोडक्टिव आवर से। ओवरहेड टू मशीन एंड ओवरहेड टू अदर मशीन, अदर मशीन से मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे अपनी मशीन से मतलब है, तो इसको कट करेंगे। ओवरहेड टू मशीन, ये भी क्या है, फिक्स्ड खर्चा है, फिक्स खर्चा है, तो ये दे रखा है, इसे एनुअलाइज कर देंगे ऊपर और फिर इसे डिवाइड कर देंगे प्रोडक्टिव आवर से। रेंट दे रखा है, लाइटनिंग दे रखी है, नंबर ऑफ़ सुपरवाइजर्स 2 दे रखे हैं, जिसकी सैलरी 300 पर मंथ है, ये एनुअलाइज्ड आ गया, इसे प्रोडक्टिव से डिवाइड कर देंगे। अटेंडेंट्स 2 हैं जिनके वेजेस हैं 240 पर वीक, तो 240 वीक्स कितने हैं, 50, तो एनुअलाइज्ड हो गया। वेजेस ऑफ द मकैनिक, सॉरी ये मकैनिक हैं, तो वो चीज़ है। लुब्रिकेंट्स मेरे 120 पर वीक है, तो 120 इंटू 50 करेंगे तो एनुअलाइज आ गया। ये मेरे ऊपर वाले वो फिक्स्ड खर्चे जो थे ना, ये वो हैं। तो मुझे मशीन आवर रेट करना है, अगर मेरे सेटअप आवर्स प्रोडक्टिव हैं एंड पावर इज़ यूज्ड, तो ये तो बहुत इजी केस है, तो इसको कर लेते हैं। दिस इज़ माय मेन आंसर। तो इसको तो अलग ही रखना है, शेड्यूल्स अलग अलग बनाते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ओवरहेड मेरे पूरी फैक्ट्री में, जिसमें कितनी मशीन्स थी, 6 मशीनें थी, अगर आपने पढ़ा हो, तो मुझे 1 मशीन का निकालना है। तो प्रेजेंटेशन कैसी रखनी है वो मैंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है, कंप्लीट क्वेश्चन है। तो ओवरहेड सिर्फ मशीन का लेना है, अदर देन मशीन का नहीं लेना है। तो टोटल 6 मशीन का इतना आया था
एनुअलाइज्ड, दिस इज़ एनुअलाइज्ड, तो एक मशीन का इतना आ गया। रेंट मेरा इतना था तो ये आ गया। लाइटनिंग मेरी इतनी थी तो इतनी आ गई। यहाँ तो जज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट से डायरेक्ट आंसर आ ही गया, इतना आ गया। ये मेरा आंसर आ गया, मेरे लिए ये रेलेवेंट है एक मशीन का सिर्फ। ठीक है, प्रोडक्टिव आवर्स कितने आ गए, 50 इंटू 44 समझाया था वहाँ पे 200, यहाँ पे प्रोडक्टिव आवर्स है तो माइनस कुछ नहीं करेंगे, आंसर मेरा 2000 आ जाएगा। तो फिक्स मेरा आंसर जो हमने पहले नहीं किया था वो अब करेंगे, वो है 19,000 डिवाइडेड बाय 2000, और ये मेरा आंसर आ गया। तो ये मेरा कहाँ चला जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 1 मेन स्टेटमेंट में। ठीक है, डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, ये 15,000 माइनस करेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत ईजी है करना। ये किस बेसिस पे, मशीन आवर रेट बेसिस पे, SLM बेसिस पे। ठीक है, जो कि आवर्स में हम कैलकुलेट करते हैं। फिर पावर 20 यूनिट थी और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 570 डिवाइड बाय 100। प्रोडक्टिव मेरे कितने हैं, इतने। ये प्रोडक्टिव में स्टार था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिव भी थे एंड पावर वाज यूज्ड। तो जब पावर यूज़ हो रही है तो यहाँ पे इग्नोर कर देना है, यानी यहाँ पे कुछ माइनस नहीं करना है, बिल देना ही पड़ेगा, खर्चे में वो आएगा। और डिवाइड बाय 2000, मेरा 114 आंसर आ गया। रिपेयर का वर्किंग नोट नंबर 4 इतना था, ये 6 मशीन्स का था, तो डिवाइड बाय 2000 मेरा इतना आंसर आ गया। ठीक है, इसको मैं वैल्यू को पुट करूँगा तो मेरा 9.5 इतना इतना इतना, और ये नॉर्मली नीली आता है, मेरा आंसर इतना आ गया। बाकी बचे हुए 3 केसेस में जो आपने डाउनलोड किया है या फिर क्वेश्चन नोट किया है स्क्रीन से, ये आंसर अगर आते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज़ कमेंट्स में मुझे बताना है क्यों नहीं आ रहे, क्या दिक्कत आ रही है। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी थ्रू क्वारी सेक्शन फ्रॉम माई वेबसाइट। अब मेरा लास्ट पोर्शन बचा है जो कि 4th पॉइंट है, जो मैंने बर्ड्स आई व्यू में आपको बताया था। सो हमें डिस्कस करने हैं इनकी ये कहाँ कहाँ चीज़ें जाती है, बस इतना छोटा सा पोर्शन है। तो बोनस जो है फैक्ट्री वर्कर्स को दिया है, तो फैक्ट्री वर्कर्स में डायरेक्ट वर्कर्स भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट वर्कर्स भी हो सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट वर्कर्स को दिया तो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा, लेकिन अगर इसने हमने इनडायरेक्ट को दिया, बाकी सब केसेस में तो इनडायरेक्ट ही होंगे, तो वो अपने अपने रिस्पेक्टिव ओवरहेड में चले जाएंगे। तो ओवरहेड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं। इंश्योरेंस में डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल का इंश्योरेंस है तो इसमें आएगा, अदरवाइज़ वो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा या आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में या जिसमें भी जाएगा वो अलग अलग हेड में चला ओवरहेड में चला जाएगा। डेप्शन हमने दोनों पढ़ ली। ठीक है, डाइज हमने पता है कि डायरेक्ट खर्चा होता है और ये जॉब वाइज का होता है। मींस अगर मेरे जॉब नंबर 1 है, जॉब नंबर 2 है और मैंने डाई यूज़ करी जॉब नंबर 1 में, तो वो ओवर इसके डायरेक्ट एक्सपेंस में यूज़ होगा, यानी ओवरहेड में से कोई मतलब ही नहीं है अगर ये डायरेक्ट है तो। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जहाँ का होगा वहाँ का पढ़ना है, यानी अगर ये प्रोडक्शन का है तो प्रोडक्शन ओवरहेड में, एडमिनिस्ट्रेशन का है तो एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर ये सेल करते वक्त तो सेलिंग ओवरहेड में, और अगर रिपेयर्स मेरी डायरेक्ट फैक्ट्री में हुई तो डायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा ये। ठीक है, बैड डेट्स हमेशा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एंड पैकेजिंग में नए केसेस आते हैं, जैसे कि मेरा प्राइमरी है, सेकेंडरी है। प्राइमरी है तो प्राइम कॉस्ट में जाएगा, प्राइमरी प्राइम आराम से याद हो जाएगा। सेकेंडरी है तो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। अगर वो कस्टमर की डिमांड पे पैकिंग हो रही है तो अगेन वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं छोटी छोटी डिस्कस करनी थी। सो दैट्स इट, इतना ही था। आई होप यू लाइक माय वीडियो। 3 पार्ट से मैंने वीडियो करी है, प्लीज़ शेयर कीजिए इसको। अगर कुछ पसंद नहीं आया उसको भी कमेंट कीजिए। एंड प्लीज़ मुझे वो जो क्वेश्चन था जो मैंने आपको खुद करने के लिए दिया था, क्या वो आपसे हुआ है, विजिट माई वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सपोर्ट एड्स। थैंक यू वेरी मच।